चले चलिए, आज हम अनुच्छेद 16 के बारे में पढ़ेंगे। चलिए अनुच्छेद 16 देखते हैं। अनुच्छेद 16 सरकारी सेवाओं में समानता। सेवाओं में समानता अर्थात इसमें क्या बात कही गई अनुच्छेद 16 में कि सरकारी सेवाओं में समानता होगी। चलिए अनुच्छेद 16(1) देखते हैं। अनुच्छेद 16(1) इसमें क्या बात कही गई? इसमें कहा गया कि राज्य के द्वारा राज्य के अंतर्गत नागरिकों के लिए नियुक्ति एवं रोजगार में अवसर की समानता होगी। अर्थात नागरिकों के लिए नियुक्ति और रोजगार में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16(1) में यह कहा गया। इसको अब लिख देते हैं 16(1) राज्य के द्वारा नागरिकों के लिए राज्य के अंतर्गत नियुक्ति एवं रोजगार में अवसर की समानता चलिए ये है अनुच्छेद 16(1). अब अनुच्छेद 16(2) में देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 16(2) इसमें क्या बात कही गई है? इसमें कहा गया है राज्य के द्वारा राज्य के अंतर्गत नियुक्ति और रोजगार में केवल, ये ध्यान दीजिएगा मैं लिख रहा हूं केवल, उसके बाद जो नोट करूंगा उसको नोट करिए। रोजगार में केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब इसको समझते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि राज्य के अंतर्गत जो नौकरियां, नियुक्ति या रोजगार हम समझ लेते हैं, जो नौकरियां होंगी उनमें केवल इस आधार पर धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। सिर्फ इतना ही दिया गया है, एक चीज नहीं दिया गया। अब वो आगे दिया गया है अनुच्छेद 16(3) में। अनुच्छेद 16(3) देखते हैं। इधर देखो नीचे दिख रहा है, नीचे यहां तक दिख रहा है, यहां नहीं दिख रहा। चलिए ऊपर लिखते हैं। अनुच्छेद 16(2) में दिया गया था केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन 16(3) में क्या कहा गया? 16(3) में कि भौगोलिक आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। भौगोलिक आधार पर भेदभाव। अब इसका अर्थ समझेंगे। भौगोलिक आधार पर भेदभाव कैसे किया जा सकता है? तो इसमें कहा गया है कि राज्य के अंतर्गत राज्य के द्वारा इधर दिख रहा है ये, राज्य के द्वारा राज्य के अंतर्गत विशेष पदों व वर्गों
के लिए स्थानीय निवासियों के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है। इसको समझेंगे। इसमें भौगोलिक आधार पर भेदभाव की बात कही गई है। तो इसमें कहा गया कि राज्य के द्वारा राज्य के अंतर्गत जो विशेष पद होंगे उसको राज्य अपने स्थानीय निवासियों के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है, उनको छूट दे सकता है। ये था अनुच्छेद 16(3). अब देखेंगे अनुच्छेद 16(4). अनुच्छेद 16(4) में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 16(4) में आरक्षण की बात कही गई है। अनुच्छेद 16(4) में आरक्षण किनको दिया जाएगा, आइए बताते हैं। इसमें कहा गया नागरिकों के किन्हीं पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाएगा। पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाएगा। इतना तो कह दिया गया इसमें कि नागरिकों के किन्हीं पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन इसमें एक शर्त होनी चाहिए। वो शर्त क्या है? वो शर्त ये है कि राज्य की दृष्टि में नागरिकों के किन्हीं पिछड़े वर्गों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व हो। ये शर्त होनी चाहिए। शर्त क्या है? राज्य की दृष्टि में नागरिकों के किन्हीं पिछड़े वर्गों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व हो, तब पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाएगा। ये था 16(4). इसके बारे में हम अभी विस्तृत रूप से इसी क्लास में, इसी लेक्चर में चर्चा करेंगे। इसके संबंध में कुछ वाद दिए गए हैं, उसको हम पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं अनुच्छेद 16(5). अनुच्छेद 16(5). अनुच्छेद 16(5) में उल्लिखित है धार्मिक संस्था में सेवाओं में समानता। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि कोई भी धार्मिक संस्था जैसे होगी, कोई भी धार्मिक संस्था है तो वो वैकेंसी कोई निकालती है, धार्मिक संस्था कोई वैकेंसी निकालती है तो वो अपने धार्मिक समुदाय के सदस्यों को प्राथमिकता दे सकती है। कोई वैकेंसी जैसे कोई धार्मिक संस्था निकालती है तो वो अपने धार्मिक समुदाय के सदस्यों को प्राथमिकता दे सकती है, इसमें कोई वाद नहीं हो सकता है। इसको लिख देते हैं कि धार्मिक संस्था द्वारा धार्मिक सेवाओं में अपने धार्मिक समुदाय के सदस्यों, धार्मिक समुदाय के सदस्यों को प्राथमिकता दी जा सकती है।
इतना समझ में आया? चलिए, ये था अनुच्छेद 16, इसके 5 पार्ट थे जिसका हमने अध्ययन किया। अब हम पढ़ेंगे आरक्षण के बारे में, जिसमें कौन कौन से वाद दिए गए हैं, क्या क्या है, उसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत जो आरक्षण दिया गया है उसमें कौन कौन से वाद आएंगे। सबसे पहला एक है इंदिरा साहनीवाद, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको सभी को जानना चाहिए। आइए देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंदिरा साहनीवाद, तो इसमें सबसे पहली बात क्या कही गई, इसको हम स्किप कर देते हैं। इंदिरा साहनीवाद, इसको ऊपर लिख दें थोड़ा। इंदिरा साहनीवाद चलिए, इसमें सबसे पहले क्या कहा गया। इंदिरा साहनीवाद में उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले क्या कहा, उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया। सबसे पहली बात क्या कही उच्चतम न्यायालय ने? उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि पिछड़ी जाति के लोग ही पिछड़े वर्गों में शामिल होंगे, लेकिन यह पिछड़ापन किस आधार पर होना चाहिए? यह पिछड़ापन सामाजिक और शैक्षिक आधार पर होना चाहिए, न कि आर्थिक आधार पर। इसीलिए नरसिंह राव सरकार द्वारा आर्थिक आधार पर दिए गए आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। ठीक है, अब आइए इसको हम लिख देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, एससी ने यह स्पष्ट कर दिया कि पिछड़ी जाति के लोग ही, पिछड़ी जाति के लोग ही पिछड़े वर्ग में शामिल होंगे, पिछड़े वर्ग में शामिल होंगे। लेकिन अब ये पिछड़ापन कैसे होना चाहिए? ये पिछड़ापन सामाजिक होंगे, किंतु पिछड़ापन सामाजिक और शैक्षिक रूप से होना चाहिए। ना कि आर्थिक रूप से। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसीलिए नरसिंह राव सरकार द्वारा आर्थिक रूप से दिए गए आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसीलिए नरसिंह राव सरकार द्वारा दिए गए आर्थिक रूप से आरक्षण को, आर्थिक आधार पर, या आर्थिक रूप से कह सकते हैं, आर्थिक आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। ठीक है, इंदिरा साहनीवाद में सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया। अब दूसरा देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। दूसरा इसका सब्जेक्ट क्या है? पदोन्नति में आरक्षण। दूसरा, पदोन्नति या प्रोन्नति कह सकते हैं, में आरक्षण। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने
पदोन्नति या प्रोन्नति में आरक्षण को पूर्णतया असंवैधानिक घोषित कर दिया और कहा कि आरक्षण केवल आरंभिक नियुक्तियों में लागू होगा, ना कि प्रोन्नति में। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय भी थोड़ा ठीक था, क्योंकि यदि हम मान लेते हैं कि 2004 में कोई सामान्य वर्ग का किसी पद पर हुआ है और 2004 में ही इन्हीं के बैच में कोई अनुसूचित जाति या जनजाति या फिर पिछड़े वर्ग का हुआ है, तो इसमें अगर आरक्षण दिया जाएगा तो इनके बैच के ये साथ में दोनों लोग हुए हैं तो इनको पदोन्नति कर दी जाएगी, तो ये इनके नीचे आ जाएंगे और कार्य कुशल में दोनों लोग समान ही हैं, तो इसलिए ये पदोन्नति में आरक्षण उचित नहीं था और सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। ठीक है, आइए इसको लिख देते हैं। पदोन्नति में आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण को पूर्णतया असंवैधानिक घोषित कर दिया। और कहा कि आरक्षण केवल प्रारंभिक नियुक्तियों में दिया जाएगा, प्रारंभिक नियुक्तियों में दिया जाएगा। प्रारंभिक नियुक्तियों में दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पदोन्नति में आरक्षण को पूर्णतया असंवैधानिक घोषित करके कह दिया गया कि आरक्षण केवल प्रारंभिक नियुक्तियों में दिया जाएगा, ना कि पदोन्नति या प्रोन्नति में। अगला क्या कहा गया कि तीसरा, इंदिरा साहनीवाद में तीसरा जो निर्णय था वो क्या था, वो था कि आरक्षण की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है। आरक्षण की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती है। आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती है। इसका अभिप्राय यह है कि अपर्याप्त प्रतिनिधित्व सेवाओं में प्रतिनिधित्व के आधार पर होगा, न कि जातियों की कुल जनसंख्या के आधार पर होगा। ठीक है, आइए इसको लिख देते हैं। तीसरा, इसमें आरक्षण की अधिकतम सीमा में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, इसमें कहा कि अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती। अधिक नहीं हो सकती, जिसका अभिप्राय है कि अपर्याप्त प्रतिनिधित्व सेवाओं में प्रतिनिधित्व के आधार पर होगा, ना कि जातियों की कुल जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, इतना समझ में आया।
क्या हो रहा है? चल तो रहा है, ठीक है, चलिए, चल रहा है ना, चलिए ठीक। चलिए, ये था तीसरा निर्णय। थोड़ा पानी पी लेते हैं। अब चौथा देखेंगे। चौथे निर्णय में क्या कहा गया? चौथा निर्णय था रिक्त पदों को भरने के संबंध में, रिक्त पदों को भरने के संबंध में, को भरने के लिए। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि रिक्त पदों को भरने के लिए कैरी फॉरवर्ड रूल लागू होगा, लेकिन 50% की सीमा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। इसका कैरी फॉरवर्ड रूल का अर्थ ये है कि जैसे कोई वैकेंसी इस साल आ रही है और उसमें पिछड़े वर्ग का पद रिक्त रह जाता है, तो उसको आने वाली अगली वैकेंसी में जोड़ दिया जाएगा। लेकिन वो जो पद जुड़ेगा, पिछला वाला पद अगले में जो जुड़ेगा, वो जोड़ने के बाद सीमा, आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती है। आइए इसको अब लिख देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैरी फॉरवर्ड रूल लागू होगा, लेकिन 50% की सीमा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, चलिए, ये इतना हो गया। अब आता है पांचवा निर्णय। पांचवें निर्णय में कैसे पांचवा निर्णय आया वो देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट से यह पूछा गया, पांचवा निर्णय आने से पहले सुप्रीम कोर्ट से यह पूछा गया कि जो पिछड़े वर्गों में भी अगड़े होंगे उनके लिए क्या प्रावधान है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछड़े वर्ग में अगड़े जो होंगे, जैसे कि पिछड़ी जातियों में जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अखिल भारतीय सेवाओं में या फिर उच्च सैन्य पदों में शामिल होंगे, उनको पिछड़े वर्गों में शामिल नहीं किया जाएगा, बल्कि उनको क्रीमी लेयर का नाम दिया जाएगा। अर्थात जो क्रीमी लेयर में शामिल होंगे उनको आरक्षण का लाभ नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, इसको लिख देते हैं, पिछड़ों में अगड़ा वर्ग। ठीक है, ये देखते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा पिछड़ी जातियों में जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अखिल भारतीय सेवाओं, तथा उच्च सैन्य पदों में शामिल होंगे, उन्हें पिछड़े वर्ग में शामिल नहीं किया जाएगा, पिछड़े वर्ग में शामिल नहीं किया जाएगा। बल्कि इनको क्रीमी लेयर का नाम दिया जाएगा, क्रीमी
लेयर का नाम दिया जाएगा, क्रीमी लेयर। अब यहीं देख लीजिए, अगर जो पिछड़े वर्ग के लोग राष्ट्रपति हैं, जैसे कोई पिछड़े वर्ग का व्यक्ति राष्ट्रपति हो गया तो उसके बेटे को आरक्षण देना उचित होगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए इसमें यह बात कही गई है कि जो इन पदों पर शामिल होंगे उनको क्रीमी लेयर में रखा जाएगा, और क्रीमी लेयर में जो शामिल होगा वो आरक्षण का लाभ नहीं ले सकता है। ये था इंदिरा साहनीवाद। इंदिरा साहनीवाद। अब इसमें समस्या क्या आती है, आइए इसको देखते हैं। इसमें समस्या क्या आ रही है? इंदिरा साहनीवाद के बाद समस्या क्या आ गई कि तमिलनाडु में जो है, तमिलनाडु में 69% आरक्षण दिया जा रहा है। 69% आरक्षण, 69% आरक्षण, और इसको उठा के मार्कर गिर गया, इसको उठा के 9वीं अनुसूची में रख दिया गया, 9वीं अनुसूची में रख दिया गया ताकि इसमें संशोधन ना हो सके। तमिलनाडु में 69% आरक्षण दिया गया और उठा के 9वीं अनुसूची में रख दिया गया, जिससे इसका संशोधन ना हो सके। अब दूसरी समस्या क्या आई? दूसरा था 77वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 16A जोड़ा गया, जिसमें यह उल्लिखित है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों को प्रोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या किए कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ये 77वें संविधान संशोधन द्वारा खा गए। 77वां संविधान संशोधन किए और सुप्रीम कोर्ट को एकदम से निकल गए। ठीक है, 77वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 16A जोड़ा गया, जिसमें यह उल्लिखित है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों को प्रोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा। वहाँ इंदिरा साहनीवाद में उच्चतम न्यायालय ने क्या निर्णय दिया था? वहाँ पे निर्णय आया था कि प्रोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा, केवल आरंभिक नियुक्तियों में आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे संशोधन करके उस नियम को हटा दिया गया। अब तीसरी समस्या जो आती है वो क्या आती है? 81वां संविधान संशोधन। तीसरी जो समस्या आती है वो है 81वां संविधान संशोधन किए, और उसमें क्या कहे? 81वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 16B जोड़ा गया, और उसमें कहा गया कि कैरी फॉरवर्ड रूल में 50% की सीमा लागू नहीं होगी। अर्थात रिक्त पदों को भरते समय यदि आरक्षण 50% से अधिक भी हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा 81वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 16B जोड़ा गया, जिसमें यह उल्लिखित है
जिसमें यह उल्लिखित है कि कैरी फॉरवर्ड रूल में 50% की सीमा लागू नहीं होगी। ठीक है, ये 3 समस्याएं आ गई। और इसी आरक्षण के आधार पर एक वाद और आता है, छोटा सा नागराजन वाद, उसको देख लेते हैं। नागराजन वाद। इसमें कहा गया कि प्रोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा, प्रोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए 3 शर्तें होंगी। इसके लिए 3 शर्तें होंगी। 3 शर्तों के आधार पर प्रोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा, जिसमें सबसे पहली शर्त क्या है? जिनको आरक्षण दिया जा रहा है प्रोन्नति में, वो अभी भी पिछड़े हैं। जिनको आरक्षण दिया जा रहा है प्रोन्नति में, वो अभी भी पिछड़े हों, ये थी पहली शर्त। और दूसरी शर्त ये थी कि प्रोन्नति में आरक्षण देते समय कुशलता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी शर्त ये थी। और तीसरी शर्त में कहा गया कि इनका उच्च स्तर पर अपर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए। 3 शर्तें थी, अब इसको लिख देते हैं। पहली शर्त, जिनको आरक्षण दिया जा रहा है जिनको प्रोन्नति में, यहाँ पे लिख देते हैं, जिनको प्रोन्नति में आरक्षण दिया जा रहा है, वो अभी भी पिछड़े हों, पहली शर्त तो ये हो गई। दूसरी थी, सेवाओं में कुशलता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। यानी कि इनमें भी जिनको आरक्षण दिया जाएगा वो कुशल होने चाहिए। प्रोन्नति में जिनको आरक्षण दिया जाएगा वो कुशल होने चाहिए। अकुशलों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा प्रोन्नति में। ठीक है, सेवाओं में कुशलता प्रभावित होनी चाहिए। सेवाओं में कुशलता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। ये थी दूसरी शर्त। और तीसरी शर्त क्या थी? तीसरी शर्त थी, इनका उच्च स्तर पर अपर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अपर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए। चलिए, ये था हमारा नागराजनवाद और पीछे हमने पढ़ा इंदिरा साहनीवाद। अब हम देखेंगे आरक्षण जरूरी है या नहीं, और है तो किस आधार पर जरूरी है। तो अगर जातियों के आधार पर, जातियों की संख्या के आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है तो वह उचित नहीं है। लेकिन अगर किसी भी जाति का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है तो वहाँ पे आरक्षण दिया जाना उचित है। क्योंकि जैसे किसी भी सेवा में उस जाति या वर्ग का व्यक्ति नहीं रहेगा तो अपनी जाति या वर्ग के उत्थान के लिए कैसे कार्य करेगा। तो
तो इसीलिए यहाँ पे ये बात कही गई कि इनका उच्च स्तर पर अपर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो पर्याप्त प्रतिनिधित्व लाने के लिए इनको प्रोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा और आरक्षण दे के इनको वहाँ पर पहुँचाया जाएगा ताकि ये अपने वर्ग के लोगों के लिए काम कर सकें। ठीक है, तो ये था हमारा अनुच्छेद 16 इंदिरा सायनीवाद, आरक्षण, ठीक है, और नागराजनवाद। ठीक है, धन्यवाद। चलिए।